नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आज हम आपको भारत के इतिहास के उस सबसे बड़े और अनसुलझे वैज्ञानिक रहस्य के गलियारे में ले जा रहे हैं, जहां 13वीं सदी की इंजीनियरिंग और आज का आधुनिक भूविज्ञान मिलकर एक ऐसा सच बयां करते हैं जिसे सुनकर वैज्ञानिक भी हैरान हैं। ओडिशा के तटीय रेत पर खड़ा कोणार्क सूर्य मंदिर भौगोलिक रूप से 19 डिग्री 53 मिनट 15 सेकंड उत्तर अक्षांश और 86 डिग्री 5 मिनट 41 सेकंड पूर्व देशांतर पर बंगाल की खाड़ी के उस प्राचीन तट पर स्थित है, जहां से आज समुद्र कुछ किलोमीटर पीछे खिसक चुका है। पूर्वी गंग राजवंश के प्रतापी राजा लांगुला नरसिंहदेव प्रथम ने लगभग 1250 ईस्वी में इसे बनवाया था। यह केवल एक मंदिर नहीं था, बल्कि समय की गणना करने वाला एक महाकाय वैज्ञानिक यंत्र था। इसके 24 चक्र और 7 अश्व समय और सौर गतियों की सटीक धूप घड़ी के रूप में काम करते हैं। लेकिन आज का सबसे बड़ा सस्पेंस क्या है, जानते हैं? इतिहास कहता है कि इसके शिखर पर 52 टन का एक विशाल चुंबकीय पत्थर यानी कि लोड स्टोन था, जिसके कारण मुख्य मूर्ति हवा में तैरती थी और इसी चुंबक की वजह से समुद्र से गुजरने वाले पुर्तगाली जहाजों के कंपास खराब हो जाते थे। आज साल 2026 है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI ने इसके 123 साल से बंद पड़े गर्भगृह को खोलकर रेत निकालने का ऐतिहासिक काम शुरू कर दिया है। क्या वहां आज भी कोई प्राचीन ऊर्जा कैद है? क्या वहां की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आज भी सक्रिय है? आइए इस महाखुलासे की परतों को एक एक कर खोलते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर के स्थापत्य में कलिंग शैली का वो चरम उत्कर्ष दिखाई देता है जो दुनिया में कहीं और नहीं है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण के पुत्र सांब ने चंद्रभागा नदी के तट पर मित्रवन में कठोर तपस्या की और सूर्यदेव की कृपा से कुष्ठ रोग से मुक्ति पाई थी और यहाँ सूर्यदेव के प्रथम मंदिर की स्थापना की गई थी। लेकिन वर्तमान ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि इस अद्भुत मंदिर का निर्माण राजा नरसिंहदेव प्रथम के संरक्षण में 1200 परम कुशल वास्तुकारों और शिल्पकारों की मदद से 12 वर्षों यानी कि 1243 से लेकर 1255 ईस्वी में पूरा हुआ था। जब मंदिर के मुख्य कलश यानी कि दधि गौती को स्थापित करने में रुकावट आई, तब मुख्य वास्तुकार विशु महाराणा के 12 वर्षीय पुत्र धर्मपद ने अपनी अद्वितीय तकनीक से इस कार्य को पूरा किया। लेकिन राजा के प्रकोप और बाकी कारीगरों की जान बचाने के लिए उस वीर बालक ने मंदिर के शिखर से चंद्रभागा नदी में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। शिल्पकारों ने इसके निर्माण के लिए जिन पत्थरों को चुना, उनमें भी एक गहरा वैज्ञानिक रहस्य है। मुख्य मंदिर के लिए स्थानीय खोंडालाइट पत्थर, आधारशिला के लिए लौह युक्त लेटेराइट पत्थर और अत्यंत महीन मूर्तियों के लिए हरे रंग का क्लोराइट पत्थर इस्तेमाल किया गया। वैज्ञानिकों के अनुसार इस खोंडालाइट पत्थर का संरक्षण दर दुनिया के बड़े बड़े स्मारकों जैसे सेंट पॉल और नॉर्विच कैथेड्रल से भी कम है, जो प्राचीन पूर्वजों की सामग्री चयन की उत्कृष्ट वैज्ञानिक समझ को दर्शाता है। दर्शकों, अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सस्पेंस की जिसने सदियों से इंसानी दिमाग को चकरा कर रख दिया है। 52 टन का लोड स्टोन और हवा में तैरती मूर्ति। प्राचीन कलिंग के वास्तुकार चुंबकत्व के नियमों को घोलकर पी चुके थे। उन्होंने मंदिर के निर्माण के दौरान प्रत्येक 2 पत्थरों के बीच लोहे की प्लेटों और क्लैंपों का उपयोग किया था। पूरी दीवारों और आधार में प्राकृतिक चुंबक इस तरह व्यवस्थित किए गए थे कि उन्होंने एक अदृश्य त्रिविमीय चुंबकीय गलियारा यानी कि 3 मैग्नेटिक कॉरिडोर बना दिया। इस चुंबकीय गलियारे के बिल्कुल केंद्र में 1200 किलोग्राम वजनी सूर्यदेव की मुख्य धातु और लोहे के मिश्रण से बनी मूर्ति स्थापित थी। बिना किसी सहारे के ये मूर्ति ठीक बीच में शून्य में लटकी रहती थी। भौतिक के नियमों के अनुसार इसे स्थिर चुंबकीय उत्तोलन कहा जाता है। यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल को चुंबकों द्वारा उत्पन्न ऊर्ध्वाधर प्रतिकर्षण बल द्वारा पूरी तरह संतुलित कर दिया गया था। साल 1580 ईस्वी में पुर्तगाली नाविकों की डायरियों में भी साफ लिखा है कि उन्होंने अदृश्य शक्तियों द्वारा हवा में रोके गए एक काले पत्थर को अपनी आंखों से देखा था। लेकिन फिर क्या हुआ?
16वीं शताब्दी में कोणार्क एक बहुत बड़ा व्यापारिक बंदरगाह था। इस अत्यंत शक्तिशाली मुख्य चुंबक का चुंबकीय बल इतना भीषण कि तटीय सीमा से गुजरने वाले पुर्तगाली और अन्य यूरोपीय जहाजों के कंपास और दिशा सूचक यंत्र पूरी तरह काम करना बंद कर देते थे। जहाज रास्ता भटक जाते थे और तटीय चट्टानों से टकराकर डूब जाते थे। अपनी व्यापारिक नौकाओं को बचाने के लिए पुर्तगाली नाविकों ने मंदिर के शीर्ष पर चढ़कर उस मुख्य चुंबकीय दधिगौती पत्थर को निकाल दिया और मंदिर की मुख्य मूर्ति को भी ले गए। चूंकि वह 52 टन का चुंबक पूरी संरचना के गुरुत्वाकर्षण और भौतिक संतुलन का मुख्य आधार था, इसलिए उस केंद्रीय चुंबक के हटते ही मंदिर की दीवारों का संतुलन बिगड़ गया और मुख्य मंदिर देउल का ढांचा भरभरा कर ढह गया। लेकिन इतिहास में तबाही की एक और कहानी दर्ज है, काला पहाड़ का आक्रमण। बंगाल के सुल्तान सुलेमान खान कर्रानी के सेनापति काला पहाड़, जिसका मूल नाम राजीव लोचन राय था और जो बाद में धर्म परिवर्तित मुस्लिम जनरल बना, उसने 1568 ईस्वी में ओडिशा पर भयानक आक्रमण किया था। मादला पांजी के दस्तावेजों के अनुसार उसने कोणार्क मंदिर को तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की। दीवारें 20 से 25 फीट चौड़ी थी, इसीलिए उन्हें तोड़ना नामुमकिन था। तो उसने मंदिर के शीर्ष पर स्थित दधिगौती यानी कि आर्च स्टोन को हिलाकर विस्थापित कर दिया। इसके विस्थापन से मंदिर का विशालकाय शिखर अस्थिर हो गया और ढह गया। मंदिर के पुजारियों ने सूर्यदेव की पवित्र प्रतिमा को बचाने के लिए उसे बालू में छिपा दिया, जिसके बाद पूरी मंदिर परिसर में स्थानांतरित किया गया। क्या पुर्तगालियों के चुंबक हटाने के बाद वहां सब कुछ शांत हो गया था? ये बड़ा सवाल है। आधुनिक उपग्रह इमेजरी और चुंबकीय विसंगति डेटा का विश्लेषण चीख चीख कर कह रहा है नहीं। वैज्ञानिक जांच से पता चल रहा है कि कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण एक अत्यंत विशिष्ट भूभौतिकीय विसंगतीय क्षेत्र के ऊपर किया गया था। मंदिर के ठीक नीचे दो अत्यंत महत्वपूर्ण विवर्तनिक भ्रंश रेखाएं गुजरती हैं, जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में है। गुरुत्वाकर्षण व्युत्क्रमण गहराई मॉडल से पता चलता है कि मंदिर के बिल्कुल नीचे इन भ्रंशों के साथ जुड़े अत्यंत गहरे मैग्नेटिक पिंड मौजूद हैं, जो अत्याधुनिक चुंबकीय और सघन पदार्थ से बने हैं। इन सक्रिय भ्रंशों के कारण ही इतिहास में चंद्रभागा नदी का मार्ग बदला और वह विलुप्त हो गई। यानी मंदिर का ये विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र आज भी पृथ्वी के प्राकृतिक भूचुंबकीय क्षेत्र को सामान्य तटीय क्षेत्रों की तुलना में अत्यधिक तीव्र और विसंगतिपूर्ण बनाए हुए है। और अब बात वर्तमान की। मंदिर का एकमात्र विशाल जीवित हिस्सा जगमोहन या मुख्यशाला है, जिसकी ऊंचाई 38 मीटर है। इसकी सुरक्षा के लिए इतिहास में एक बड़ा कदम उठाया गया था। चक्रवातों और बिजली गिरने से कमजोर हुई इस संरचना को बचाने के लिए ब्रिटिश अभियंताओं ने 1901 से 1904 के बीच इसके अंदर पूरी तरह सूखी रेत भरकर इसे पत्थर की दीवारों से पूरी तरह सील कर दिया था। लेकिन पिछले 123 वर्षों में रेत के बैठने के कारण शीर्ष पर लगभग 12 से 17 फीट लगभग 13.5 मीटर का एक बड़ा शून्य बन गया, जो दीवारों पर असमान दबाव डाल रहा था। इस राष्ट्रीय धरोहर को बचाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की और ITI मद्रास के सहयोग से अप्रैल 2026 अक्षय तृतीया के दिन से रेत निकालने का संवेदनशील महाअभियान शुरू किया है। इस संवेदनशील वैज्ञानिक अभियान के मुख्य आकर्षण है शून्य कंपन हीरा कर्तन। प्राचीन 13वीं सदी के दीवारों को कोई नुकसान न पहुंचे, इसके लिए बिना किसी कंपन के हीरा कर्तन उपकरणों का उपयोग किया गया है। जगमोहन की पश्चिमी दीवार पर लगभग 80 फीट की ऊंचाई पर 6 फीट की एक सुरंग बनाई गई है। मानव सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए सुरंग के अंदर कर्मचारियों को सीधे नहीं भेजा जा रहा है। इसकी जगह सेंसर लगे रोबोटिक ट्रॉलियों और वैक्यूम पाइपलाइनों का उपयोग करके संचित रेत को सुरक्षित निकाला जा रहा है। और अब आ रहा है हमारी इस कहानी का सबसे रोमांचक मोड़। जरा सोचिए, जब इस साल 2026 में हमारी कहानी के मुख्य पात्र भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की उसी पश्चिमी सुरंग के रास्ते से उस 123 साल से बंद पड़े वायुरुद्ध जगमोहन के अंधेरे सील बंद गर्भगृह के अंदर कदम रखते हैं, तो वहां उनका सामना किस चीज से होता है? क्या वहां कोई प्राचीन प्रेत या अलौकिक शक्ति कैद है? नहीं, विज्ञान कहता है वहां एक महाशक्तिशाली भौतिक ऊर्जा आज भी धड़क रही है। दरअसल जगमोहन के अंदर 123 सालों से लाखों टन अत्यधिक बारीक क्वार्टज युक्त सिलिका बालू भरी हुई है। नीचे की दोनों सक्रिय
विवर्तनिक भ्रंश रेखाओं की निरंतर होने वाली सूक्ष्म हलचलों और पृथ्वी के जबरदस्त आंतरिक दबाव के कारण इस बालू पर लगातार यांत्रिक तनाव पड़ता रहा है। भौतिक विज्ञान के नियमों के अनुसार जब क्वार्ट्ज क्रिस्टल पर दबाव डाला जाता है तो उसमें दाब विद्युत प्रभाव पैदा होता है, जिससे विद्युत ध्रुवीकरण उत्पन्न होता है। यह संचित विद्युत आवेश गर्भगृह की मोटी खोंडालाइट दीवारों से बाहर नहीं जा सका, जिससे जगमोहन ने एक विशाल प्राकृतिक संधारित्र की तरह ऊर्जा को अपने भीतर कैद कर रखा है। यही नहीं, पुर्तगालियों द्वारा मुख्य चुंबक हटाए जाने के बाद भी मंदिर के ठीक नीचे स्थित मैग्नेटिक पिंडों का भूचुंबकीय प्रवाह आज भी जारी है। दीवारों की बीमों का ढांचा एक बंद विद्युत चुंबकीय गुंजायमान कोटर में बदल चुका है, जो इस चुंबकीय प्रवाह को अपने भीतर निरंतर कैद और आवर्धित करता रहा है। जैसे ही हमारे पात्र उस सुरंग से अंदर कदम रखते हैं और रेत का संतुलन बिगड़ता है तो संपीड़ित दाब विद्युत आवेश मुक्त होकर हवा का भयानक आयनीकरण कर देता है। ये आयनित आवेश जब नीचे से आ रहे तीव्र भूचुंबकीय प्रवाह और दीवारों के लौह ढांचे के प्रेरण से टकराता है तो बंद गर्भगृह के भीतर अचानक एक अदृश्य प्रचंड और गतिमान विद्युत चुंबकीय भंवर उठ खड़ा होता है। प्राचीन वास्तुकारों ने इस स्थान की रचना ही इस तरह से की थी कि मुख्य चुंबक के न होने पर भी ये स्थान पृथ्वी और ब्रह्मांड की चुंबकीय ऊर्जा का अनंत दोहन कर सके। तो दर्शकों, कोणार्क का सूर्य मंदिर अतीत की कोई निर्जीव इमारत नहीं, बल्कि प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों, खगोल शास्त्रियों और धातु कर्मियों का एक ऐसा एक्टिव पावर हाउस है जिसकी तकनीक को समझने में आज के विज्ञान के भी पसीने छूट रहे हैं। साल 2026 का ये रेत निष्कासन अभियान केवल रेत को बाहर नहीं निकाल रहा, बल्कि सदियों से दफन उस प्राचीन वैज्ञानिक सत्य को बाहर ला रहा है जिसे हम आज तक केवल चमत्कार समझ रहे थे। क्या हमारे पात्र इस महाभंवर से बचकर बाहर आ पाएंगे? क्या इतिहास की ये कैद ऊर्जा आज के विज्ञान को बदल देगी? आपकी राय क्या कहती है? कमेंट्स में बताइए।